सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सब सकुशल होंगे। मैं आज तुम लोगों को पाठ 2 मौसी पपीते वाली पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बोर्ड पर लिखा है, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ पाठ के अंत में लिखा हुआ नहीं है। तुम लोग इन शब्दों का अर्थ अपनी कॉपी पर लिख लेना। हम अपने आसपास कई फलदार वृक्षों को देखते हैं छात्रों। आम, केला, अंगूर, पपीता, कई तरह के फलदार वृक्षों को हम देखते हैं और सभी फलदार वृक्षों के फलों का स्वाद अलग अलग होता है। इस पाठ में पपीते का वर्णन है। पपीते का आकार प्रकार अलग अलग होता है और अलग अलग होने के साथ साथ इसकी मिठास में भी थोड़ी कमी थोड़ी अधिकता होती है। तो यहाँ इस पाठ में मौसी पपीते वाली का वर्णन है और पपीते वाली के माध्यम से लेखक यानी कहानीकार मानवीय संवेदनाओं का सफल चित्रण प्रस्तुत करते हैं। संवेदना का मतलब सुख दुख का भाव। जब हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे चेहरे पर खुशी की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। जब हम उदास हो जाते हैं तो हमारे चेहरे पर उदासी की झलक भी दिखाई देती है। इस पाठ के प्रमुख कलाकार हैं, प्रमुख पात्र हैं अमृतयान, जो एक साहित्यकार हैं और हमेशा यात्रा करते रहते हैं और भिन्न भिन्न जगहों की यात्रा करने के कारण उन्हें कई अच्छे बुरे अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। उनके मित्र का नाम जितन है, वे बस्तर के रहने वाले हैं और मित्र ने उन्हें पत्र लिखकर बस्तर आने का निमंत्रण दिया तो अमृतयान उसे अस्वीकार नहीं कर पाते हैं और अपनी पत्नी तथा बेटी कविता के साथ बस्तर चले जाते। बस्तर की सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य, वहां का शांत वातावरण, सीधे साधे प्यारे प्यारे लोगों के जीवन से वे प्रभावित होकर वहीं रहकर पुस्तक लिखने की सोचते हैं, क्योंकि वे एक महान साहित्यकार भी हैं। और एक दिन उनके घर के आंगन से एक पपीते वाली पपीते बेचते हुए निकली और यह कहते हुए जा रही थी, पपीते ले लो पपीते, मीठे मिश्री से पपीते। अमृतयान लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि उसकी वाणी में पपीते जैसे ही मिठास थी। पपीता मीठा था या नहीं, या तो कहना मुश्किल था, लेकिन उस स्त्री की आवाज में ऐसी मिठास थी कि उनकी पत्नी और उनकी पुत्री कविता दरवाजे के पास आ खड़ी होती है। पपीते वाली ने जैसे ही कविता को देखा उसकी ओर आकर्षित हो गई, उन्हें मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी और थोड़ी देर बाद उसने कविता को अपनी गोद में उठाकर प्यार भी करने लगी। उसने तुरंत बिना समय गंवाए अपने पपीतों में से एक स्वादिष्ट पपीता छांट कर दे दिया और अपने रास्ते चल दी। अमृतयान की पत्नी देवयानी उन्हें पैसे देने के लिए बुलाती रही, लेकिन वह अनसुनी करके उनके घर के द्वार पर से चली गई। और इस तरह अगले दिन वह फिर आई, फिर से वह कविता को बड़े प्यार से पपीते दी और तब कविता ने कहा कि कल वाला पपीता बहुत मीठा था मौसी। और जैसे ही पपीते वाली ने कविता के मुख से मौसी शब्द सुना, उसे प्यार से अपनी गोदी में उठाकर चूमने लगी। और उस दिन भी उसने कविता की माताजी से पपीते के पैसे नहीं लिए। उसने कहा, इतनी प्यारी बेटी को छोटी सी यदि मैं भेंट दे दी तो क्या हुआ, इसलिए वह पैसे नहीं लेगी। और इस तरह बातों ही बातों में उसने अपने बारे में बहुत कुछ बताया। उसका नाम, वास्तविक नाम पपीते वाली का कालिंदी था। वह अकेली थी और दूर नदी के पार एक गांव में रहा करती थी। वह प्रतिदिन अपनी जीविकोपार्जन के लिए स्कूल के बच्चों के लिए ताजे पपीते लेकर आती थी
और कविता के घर भी वह पपीते लेकर आती थी और इस तरह धीरे धीरे कविता भी उसके साथ घुल मिल गई। एक दिन कविता ने पपीते वाली से जिद किया उसके घर जाने के लिए। पपीते वाली ने उसे अपना घर निसंकोच भाव से ले जाने का निर्णय किया, किंतु वहां गांव में कई बच्चे थे और उन बच्चों के साथ खेलते खेलते संध्या हो गई और संध्या होने के बाद मूसलाधार बारिश हुई, अत्यधिक बारिश हुई। चूंकि पपीते वाली का घर नदी के उस पार था, इसलिए संध्या बेला में नाविक या मल्लाह नाव लेकर उन्हें नदी के उस पार तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं थे। नदी का जलस्तर बढ़ चुका था और इस तरह बिना बताए कालिंदी यानी पपीते वाली ने कविता को रात भर अपने पास रखा। अमृतयान यानी साहित्यकार और उनकी पत्नी देवयानी अत्यधिक परेशान हो गए कि बिना बताए कालिंदी उनकी बेटी को कहाँ ले गई और उन्होंने उन्हें भला बुरा भी कहना शुरू किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी बेटी को ले जाने का उसका इरादा था, इसलिए उसने हमसे पपीते के पैसे नहीं लिए। तरह तरह के बुरे ख्याल भी आने लगे और इस तरह रात्रि बीत गई। दूसरे दिन अमृतयान विद्यालय जाकर पपीते वाली के विषय में पूछताछ किए तो उन्हें पता चला कि पपीते वाली के साथ एक बच्ची भी थी। उसके बाद अमृतयान को विश्वास हो गया कि कालिंदी उसकी बेटी को अवश्य ही वापस लेकर आएगी। जब पपीते वाली उनके घर कालिंदी यानी पपीते वाली अमृतयान के घर कविता को लेकर आई तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों कविता के प्रति उसके मन में इतना प्यार, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह क्यों है। तो उसने अपनी आप बीती बतानी शुरू की कि उसकी बेटी कविता जैसी ही थी। गांव में हैजा फैला हुआ था और उस हैजे का शिकार उनकी बेटी और उनके पति भी हो गए। और इस तरह जब उसकी बेटी के विषय में अमृतयान और कालिंदी को पता चला तो उन्हें अत्यधिक दुख का आभास हो गया, परंतु क्योंकि उसने बिना बताए कविता को अपने घर ले लिया था, इसलिए उनके मन की शंका बढ़ने लगी थी कि कहीं कविता की तरह बेटी के दिखने के कारण उसके मन में उसके लिए अपार स्नेह उत्पन्न हो गया होगा और वह उसे अपने पास रखना चाहती है। किंतु ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन जैसे ही बारिश कम हुई, कालिंदी कविता को लेकर वापस आ जाती है और उसने दोनों से माफी मांगते हुए कहा कि कविता ने उसके साथ जाने की जिद की थी और जल्दी के कारण बता पाने में असमर्थ हो गई। कालिंदी सुबह सुबह आकर कविता को उन्हें सौंप गई। जाते जाते उसने अपने विषय में बताया क्यों वह कालिंदी यानी पपीते वाली उनसे पैसे नहीं लिया करती थी, क्योंकि उनकी बेटी कविता की तरह ही दिखाई देती थी और जैसे ही वह कविता को देखती थी उनके पुत्री की उन्हें याद आ जाती थी और हर दिन हर पल वह उसे बड़े प्यार से मीठे पपीते खिलाया करती थी। एक दिन समय आ गया, अमृतयान, कालिंदी और कविता अपने शहर की ओर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। कालिंदी पपीते लेकर उनके पास आती है सुबह सुबह और कविता से कहा कि पपीता लोगी। तो कविता ने कहा कि मौसी पपीते वाली, आज हम अपने घर जा रहे हैं। यह सुनकर कालिंदी के चेहरे पर उदासी की रेखाएं छा जाती हैं। उसने कविता को अपने गोद में उठाया, उसके बालों को उंगलियों से फेरा और जाते जाते कालिंदी से देवयानी ने पपीते का हिसाब पूछा। यह सुनते ही कालिंदी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है। उसने कहा, बाबू, पैसे देने ही हैं तो केवल पपीतों का नहीं, उन किस्से कहानियों का, उन कविताओं का, उस प्यार का, उस दुलार का जिसे वह माँ की तरह कविता पर लुटाती थी।
इन वाक्यों को सुनते ही अमृतयान और देवयानी की आंखें भर आती हैं और वे दोनों उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि पपीते वाली, प्यार और दुलार की कोई कीमत दुनिया में नहीं है, यानी उसकी कीमत, उसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता है। और जाते जाते कविता पपीते वाले ने एक बड़ा सा पपीता पकड़ाया और बोली, पपीते वाले मौसी को याद करोगी ना बेटी? कालिंदी चली गई, किंतु कविता, देवयानी और अमृतयान, इन तीनों की आंखें भर आई। पपीते वाली यानी कालिंदी के स्नेह, प्रेम, आत्मीयता से उनका दिल भर आया। इसलिए कहा जाता है, प्यार, स्नेह एवं ममता का कोई मूल्य चुका नहीं सकता है। कहानी का मूल भाव, मूल सार यही है छात्रों। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्यार, स्नेह, ममता आदि का हम पैसों से, रुपयों से खरीद नहीं सकते हैं। पाठ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कुछ प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दे लिखा हुआ है, एक शब्द में उत्तर दे लिखा हुआ है, और कुछ प्रश्न का विस्तार से उत्तर लिखा हुआ है। मैंने पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने नोट्स में लिख दिया है। तीसरे प्रश्न, चौथे प्रश्न और पांचवें प्रश्न को आप पाठ अच्छी तरह पढ़ेंगे। उसके बाद समझकर अपनी कॉपी में स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। आशा है पाठ अच्छी तरह समझने के बाद, सार अच्छी तरह समझने के बाद, कहानी समझने के बाद प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से लिख पाओगे। भाषा अनुप्रयोग में दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आंसू का तत्सम अश्रु यानी तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं। मैंने इसे भी लिख दिया है पर फिर से बतला देती हूँ। आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु, रात का रात्रि, नया का नौ, गांव का ग्राम, बरखा का वर्षा, हाथ का हस्त। उसके बाद खा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखा हुआ है। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जो अनुशासन में रहता हो, अनुशासित। जिसका दुनिया में कोई ना हो, अनाथ। किसी विषय का विशेष ज्ञाता, विशेषज्ञ। अगले पृष्ठ पर 3 पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है, ये आप खुद कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद आओ कुछ करें। इसमें चित्र दिया गया है, चित्र के आधार पर अपनी कल्पना से कहानी लिखिए। इसे भी मैंने प्रश्न के तौर पर दे दिया है और सार लिखकर दे रही हूँ। 2 प्रश्नों का उत्तर भी लिखा है। आग्रह है आप लोगों से, आप 3 प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखेंगे और कहानी को अच्छी तरह समझेंगे। धन्यवाद छात्रों।